हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मंच पे। फ्रेंड्स, अभी तक जो हम एग्जाम्स में मतलब जो हमने किया है रेलवे के एग्जाम के लिए आरपीएफ में, वही के वही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम दे के आया होगा उसको पता होगा। सबसे दूर ग्रह मैंने आपको सौरमंडल करवाया था, उसमें से पूछा गया। नदियों के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था। नदियों से जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं। तो जो मतलब और अनुच्छेद मैंने आपको करवा दिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था। तो ये सारी चीजें जो हम पढ़ चुके हैं वही एग्जाम में आ रही हैं। तो आगे वाले एग्जाम्स में भी जो हम पढ़ेंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो चलिए आज वाला जो लेक्चर है वो हम शुरू करेंगे। मोस्टली ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे हम इसमें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक मात्रा में, पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए, पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो ऑक्सीजन है। तो अगर मैं पृथ्वी की संरचना के बारे में अगर आपको बताऊं तो पृथ्वी की संरचना दो तरीकों से हम कर सकते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो तल है वो दो चीजों से बना होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी जो है वो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। भूपर्पटी वो कैसे? एक तो जो होता है महासागरीय भूपर्पटी, और एक जो होती है दूसरे वाली वो होती है हमारी महाद्वीपीय भूपर्पटी। एक तो कौन सी होती है? महासागरीय, जहां जिस तल पर जो रहता है पानी रहता है वो महासागरीय है, और जिस पे वन वगैरह या लोग रहते हैं वो होती है महाद्वीपीय भूपर्पटी। अब देखिए, पृथ्वी का जो हम ये जानते हैं कि 70% भाग पर क्या है? जल। तो 71% हिस्सा जो है वो महासागरीय भूपर्पटी ने ले रखा है। बचा बाकी 29% जो हिस्सा है वो क्या है? महाद्वीपीय भूपर्पटी का है। महासागरीय भूपर्पटी को क्या बोला जाता है और इसको महाद्वीपीय भूपर्पटी को क्या बोलते हैं? तो अगर हम बात करें इसकी महासागरीय भूपर्पटी की, तो ये जो बनी होती है महासागरीय भूपर्पटी, ये ज्यादा क्या होता है? इसमें मैग्नीशियम होती है और क्या होती है प्लस में? सिलिकॉन। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सीमे बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सीमे। और इसको क्या बोलते हैं? सीएल बोलते हैं, सीएल। और यहां पे भी क्या होती है? सिलिकॉन प्लस में एल्यूमिनियम, अब यहां पे देखिएगा महासागरीय भूपर्पटी का ज्यादातर हिस्सा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सीमे। सीएल की अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय भूपर्पटी का ज्यादातर हिस्सा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का बना होता है, इसीलिए इसे सीएल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिलिकॉन एक धातु नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिलिकॉन है क्या चीज? सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर। ठीक है। अर्धचालक जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं, उन्हें मतलब चालकों की भांति, चालक जो होते हैं हमारे, कंडक्टर जो होते हैं, और कुचालक क्या होते हैं? इंसुलेटर। इंग्लिश में समझते जाइए क्या है? इंसुलेटर। चालक होते हैं कंडक्टर, कुचालक होते हैं इंसुलेटर। ये बात आप जानते हो कि चालक वो होते हैं जिनमें से करंट पास किया जा सकता है, कुचालक वो होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं किया जा सकता, और अर्धचालक वो होते हैं जिनमें से करंट पास किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। मोस्टली जो जितनी भी धातुएं हैं, मेटल्स हैं, वो किस में आती हैं? चालक में आते हैं, यानी धातुओं में से करंट पास हो जाता है। कुचालक जो होते हैं वो मतलब अधातुएं जितनी भी हैं वो किस में आती हैं? कुचालकों में आती हैं, क्योंकि इनमें से करंट पास नहीं होता। अब अगर हम अर्धचालक की बात करें तो इस दुनिया में यानी वर्ल्ड में दो जो अर्धचालक हैं वो बहुत फेमस है, आपको पता होगा। एक तो है सिलिकॉन और एक क्या है? मैग्नीशियम। तो ये जो यहाँ पे सिलिकॉन यूज हुआ है, ये सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, यानी ना तो धातुओं में आता ना ही अधातुओं में आता। ठीक है। यानी अगर अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए,
अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मतलब इसका टेम्परेचर जो है ज्यादा हीट पर दिया जाए इसको, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये वाला सिलिकॉन और मैग्नीशियम नहीं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सॉरी भाई यहाँ पे दो अर्धचालक हैं, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो अर्धचालक हैं और इनका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये किसकी भांति कार्य करेंगे, चालक की भांति, और इनका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो ये इसको किसकी भांति हम यूज कर सकते हैं, कुचालक की। तो ये चालक और कुचालक दोनों के लिए कार्य कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया है, अर्धचालक बोला गया। क्या बोला गया, अर्धचालक। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है ये एक अर्धचालक है, यहां पे भी सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। अब यहां पे मेरा समझाने का मीनिंग क्या था कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के तल पर या फिर आपसे पूछा जाए महासागरीय भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, मैग्नीशियम, ना कि सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक धातु नहीं है। और वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि महासागरीय भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब आप किसका नाम बताएंगे, मैग्नीशियम, इसका सिंबल क्या होगा, Mg। ठीक है, उसी तरीके से महाद्वीपीय भूप्रपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम। और जो ऑक्सीजन हमने बात की है पृथ्वी की भूप्रपटी पर, वो गैस है, धातु नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि मैग्नीशियम इधर और एल्यूमिनियम उधर। अब अगर सीधा पूछ लिया जाए कि महासागरों में या समुद्र के जल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे, मैग्नीशियम, समुद्री जल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और पृथ्वी की महाद्वीपीय भूप्रपटी पर धातु कौन सी पाई जाती है, सबसे ज्यादा, एल्यूमिनियम। अभी हम सिंपल सी बात कर लेते हैं एक कि भूप्रपटी पर पाए जाने वाले, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है इसीलिए आपको बता रहे हैं, तत्वों का क्रम। भूप्रपटी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम कौन सा हो सकता है, ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में ये वाला एल्यूमिनियम, क्योंकि वो महासागरीय नहीं पूछता, सीधा आपसे महाद्वीपीय पूछता है। अगर सीधा भूप्रपटी पूछे तो भी आप यही क्रम बताएंगे, एल्यूमिनियम और उसके बाद में लोहा। ठीक है, तो ये चार क्रम होते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन और उसके बाद में एल्यूमिनियम और उसके बाद में कौन होता है, लोहा। तो ये आप क्रम याद रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों का जो क्रम है। और मनुष्य के शरीर में भी पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है कौन सा है, तब भी आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन ही बताएंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी मैंने लेक्चर आपको आरपीएफ के एग्जाम के लिए करवाए हैं, ठीक है, आरपीएफ के एग्जाम के लिए करवाए हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हैं, चाहे वो अनअकैडमी पे मैंने आपको बताया था, जो नए स्टूडेंट है वो सुन लीजिए, जरूर आपको फायदा होगा। या मैंने यूट्यूब पे जो करवाए हैं वो वाले लेक्चर, ठीक है, और या अनअकैडमी पर जो मैंने करवाया, अनअकैडमी पर डिस्क्रिप्शन में आज भी आपको लिंक दे देंगे अनअकैडमी का। ठीक है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर जाके आप कंचन रानी के नाम से जाके सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको लेसन मिल जाएंगे। या अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, वहां पे मैंने आपको ज्योग्राफी भी आज डाल देनी है और पॉलिटिकल साइंस करवा रखे हैं मैंने, सारे के सारे संशोधन करवा रखे हैं, वहां पे अनुच्छेद भी करवा रखे हैं मोस्टली। और आज जो हम यहाँ पे डाल देंगे अनअकैडमी पर वो होगी ज्योग्राफी। ठीक है, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बायोलॉजी के भी मैंने 5 पार्ट डाल रखे हैं वहां पे, हिस्ट्री भी करवा रखी है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा गया था, वो सारे के सारी चीजें वो मैंने वहां पे कवर करवा रखी हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप आगे चलते हैं। तो देखिएगा, ये थी हमारी पृथ्वी की भूप्रपटी से रिलेटेड कुछ बातें जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सूर्य का अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सूर्य का सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, इनर पार्ट ऑफ सन, क्या कहलाता है, सूर्य का आंतरिक हिस्सा या अंदर वाला भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। सूर्य का अंदर वाला भाग जो कहलाता है वो कोर कहलाता है।
ठीक है, या जिसको क्या बोल देते हैं, क्रोड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रोड। और अगर आपसे पृथ्वी का भी पूछा जाए, पृथ्वी का सबसे आंतरिक पार्ट, आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का भी सबसे आंतरिक भाग जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है कोर, वो किसका बना होता है, उसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं, नीफे। यानी नी से तो क्या होता है, निकेल, और फे से होता है फेरस। यानी इन दोनों चीजों से मिलकर पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा बना होता है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग किसका बना होता है, नीफे यानी निकेल प्लस में फेरस का बना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य पर तो आपको पता ही है कि सूर्य पर बहुतायत में हाइड्रोजन प्लस में हीलियम पाई जाती है। सौरमंडल जो है, सौरमंडल का मुख्य सूर्य होता है। यहाँ पे सूर्य पे सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और उसके बाद में कौन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है। और सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का वह भाग, सूर्य का वह भाग जो दिखाई देता है, जो आमतौर पर दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, आमतौर पर दिखाई देता है, या सूर्य की चमकती हुई सतह जो दिखाई देती है वो क्या कहलाती है। तब आप क्या कहलाएंगे, तब आप बताएंगे प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाती है। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर। अब ये जो प्रकाश मंडल है, फोटोस्फीयर है, जो सूर्य का चमकता हुआ भाग दिखाई देता है, इसका टेम्परेचर आपसे पूछा जाए, इसका तापमान पूछा जाए, तब आप क्या बताएंगे, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का चमकता हुआ भाग जो दिखाई देता है, या सूर्य की चमकती हुई सतह जो दिखाई देती है, उसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि सूर्य जो है उस पे क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण जो लगता है वो भाई किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन। ठीक है, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है। अब देखो सूर्य की चमकती हुई सतह क्या कहलाती है, प्रकाश मंडल कहलाती है। यानी आमतौर पर जो नॉर्मल डे होता है, जिस दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता, उस दिन हमें प्रकाश मंडल दिखाई देता है। लेकिन प्रकाश मंडल दिखाई देता है उस दिन जब सूर्य ग्रहण लगा हो, तब हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा, प्रकाश मंडल पूरी तरह से ढक जाता है जब सूर्य ग्रहण लगा होता है, क्योंकि यह नॉर्मल दिनों में हमें दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण लगा होगा तब हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा, कोरोना बोलते हैं, या इसे बोल दिया जाता है किरीट। ठीक है, तब आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग पूरी तरह से ढक जाता है, तो प्रकाश मंडल। तो दिखाई कौन देता है, कोरोना या किरीट वाला जो भाग है वो दिखाई देता है। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद चलिएगा, और प्रकाश मंडल का टेम्परेचर याद रखना कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद में सूर्य में ऊर्जा का निर्माण, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तब आप क्या बताएंगे कि सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से होता है, जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है भाई नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। अब ये नाभिकीय संलयन क्या होता है भाई, नाभिकों का आपस में, नाभिक क्या होती हैं, कोई भी तत्व है उसका जो अंदर वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, नाभिक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, संलयन होता है जुड़ना, तो नाभिकों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाता है। अब सूर्य में ऊर्जा बना रहे हैं हम किस प्रक्रिया से, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। तो सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है हाइड्रोजन, और उसके बाद में कौन सी पाई जाती है, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है और उसके बाद में कौन आती है, हीलियम। तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर, हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, हीलियम का
एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? नाभिकीय संलयन, जिससे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है सूर्य के किस भाग में संपन्न होती है? तो सूर्य का जो सबसे अंदर वाला भाग मैंने बताया आपको, कोर या क्रोड, इस भाग में संपन्न होती है। जो ज्योग्राफी के पहले लेक्चर करवाए हैं वो जरूर जाके देखिए। वायुमंडल वहां करवा दिया, सौर मंडल वहां मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये सूर्य का कुछ हिस्सा जो बच गया था वो यहाँ पे कवर करवा दिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल तारामंडल पूछे जाए, कुल तारामंडल इनकी संख्या कितनी है? तो कुल तारामंडल जो है वो है 89। कुल तारामंडल कितने? 89। पृथ्वी का तारामंडल कौन सा है? पृथ्वी का तारामंडल तो है दुगध मेखला यानी मिल्की वे। दुगध मेखला यानी हम इसे क्या बोलेंगे? मिल्की वे कहेंगे। पृथ्वी का जो तारामंडल है उसे क्या बोला जाएगा? पृथ्वी का तारामंडल दुगध मेखला, जिसे क्या कहेंगे? मिल्की वे। तो ये थे। अभी चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको उठाते हैं, ज्योग्राफी का ही नेक्स्ट टॉपिक है भाई, आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है नदियों के किनारे बसे। मैंने आपको नदियों के किनारे बसे भारत के नगर करवा दिए थे। नदियों के किनारे बसे विश्व के नगर, बसे विश्व के नगर, नदियों के किनारे बसे विश्व के नगर। तो नदियों के किनारे बसे विश्व के नगर में सबसे पहले हम कर लेंगे बर्लिन। बर्लिन, और बर्लिन है कहां पे? बर्लिन है जर्मनी में। बर्लिन कहां पे है? जर्मनी में। तो आपसे पूछा जाए कि बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? तो बर्लिन जो है वो सप्री नदी के किनारे बसा है। सप्री, सप्री नदी, बर्लिन सप्री नदी। बर्लिन यानी बलना, बलना मतलब जलना, ठीक है, बलना मतलब जलना। तो यहां पे एक वर्ड निकल के आ रहा है जिसका नाम है स्प्रे। जब कोई चीज बलती है या जलती है उस पे हम क्या कर देते हैं? पानी की स्प्रे कर देते हैं या किसी और चीज की स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो आग क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो बर्लिन जो जर्मनी में पड़ता है, बलना जलना सप्री नदी के किनारे है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? सप्री नदी के किनारे है। तो बलना या जलना, जब बर्लिन जलता है तो उस पर क्या कर दी जाती है? स्प्रे दी जाती है पानी की। कौन सी नदी से पानी लिया जाता है? सप्री नदी से। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिनसे आप चीजों को याद रख सकते हैं। उसके बाद में चलिएगा नेक्स्ट है बेलग्रेड। बेलग्रेड, और बेलग्रेड जो है वो कहां पे है? वियना में। बेलग्रेड कहां पे है? वियना में है बेलग्रेड, ठीक है। और वीना कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए कि ये स्थान है कहां पे। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहां से। बेलग्रेड जो है वो वीना में है, और बेलग्रेड और वीना दोनों के दोनों कहां पे हो गए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे कैनबरा, ठीक है। बेलग्रेड, वीना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कैनबरा। बेलग्रेड और वीना, बेलग्रेड नगर जो है वीना का, वो कौन सी नदी के किनारे पर है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे डेन्यूब। डेन्यूब, डेन्यूब नदी पर। बेलग्रेड जो है वीना डेन्यूब नदी के किनारे है। आप याद रख सकते हो बेल से निकल के आता है बैल। एक बैल ऐसा है वीना ऑस्ट्रेलिया में जो दिन में किस में रहता है? न्यूज में रहता है। एक बैल ऐसा है जो किस में रहता है? न्यूज में रहता है। कहां पे रहता है? वीना में, बेलग्रेड में। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाए, नेक्स्ट है रोम। रोम इटली, रोम इटली में है, ठीक है। रोम क्या है? इटली में। अब ये जो है ये है टाइबर नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। रोम इटली। रोम, रोम कहां उठता है? रोम, रोम कहां उठता है? जब क्या दिख जाता है? टाइगर दिख जाता है। टाइगर से क्या बनाएंगे? टाइगर। रोम, रोम कहां उठता है? जब क्या दिख जाता है? टाइगर दिख जाता है, ठीक है। तो यहां से रोम जो है वो किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा लंदन। लंदन, लंदन, ठीक है। लंदन किस नदी के किनारे है? और ये पूछा जा सकता है। वैसे लंदन है कहां पे? इंग्लैंड में है। ध्यान में रखिएगा लंदन कहां पे है? इंग्लैंड में है।
तो लंदन इंग्लैंड में है और लंदन जो है वो किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। और ये पेपर में पूछा जा चुका है, अभी जो आरपीएफ के एग्जाम चल रहे थे उनमें से ही पूछा गया था, पता नहीं कौन सी शिफ्ट में। तो लंदन इंग्लैंड टेम्स नदी के किनारे है। तो आप याद कैसे रख सकते हो? टेम्स द टाइम्स न्यूज़पेपर है, तो लंदन से क्या निकलता है? टेम्स न्यूज़पेपर निकलता है। लंदन से क्या निकलता है? टेम्स न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है पेरिस। पेरिस कहां पे है, बता सकते हो? पेरिस एक सॉन्ग भी है, लंदन देखा पेरिस देखा। तो पेरिस कहां पे है? सॉरी, पेरिस है फ्रांस में। पेरिस कहां पे है? फ्रांस में है। तब आपको बताना है कि पेरिस फ्रांस में है और पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर है, ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। सीन नदी, ठीक है, पेरिस जो है वो सीन नदी में। तो देखो पेरिस एक बहुत सा फेमस देश है, ठीक है, और पेरिस में लोग घूमने भी जाते हैं, ठीक है। तो पेरिस में क्या है, अलग अलग सीन देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो है वो दृश्य या सीन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग वहां पे जाते हैं। तो पेरिस सीन नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क कहां पे है? न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे। आपसे पूछा जाए न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट है कराची जो है वो है सिंधी नदी के किनारे। कराची कौन सी नदी के किनारे है? सिंधी नदी के किनारे है कराची। उसके बाद टोक्यो कहां पे है? टोक्यो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान और नगर कौन सा है अपना? टोक्यो। तो टोक्यो जापान कौन सी नदी के किनारे है? अराकावा नदी, ठीक है। टोक्यो जापान जो कौन सी नदी के किनारे है? अराकावा नदी के किनारे। ये आपको अलग से वैसे ही याद रह जाएगा। उसके बाद में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी जो ऑस्ट्रेलिया में है वो कौन सी नदी के किनारे है? सिडनी जो कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये कौन सी नदी के किनारे? तो ये है डार्लिंग नदी के किनारे। डार्लिंग नदी के किनारे। आपसे पूछा जाए सिडनी ऑस्ट्रेलिया ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है डार्लिंग नदी के किनारे है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका वाशिंगटन, ठीक है। और वाशिंगटन जो है वो है पोटोमेक नदी के किनारे। पोटोमेक नदी, ठीक है। वाशिंगटन पोटोमेक नदी के किनारे है। नील नदी कहां पे है? नील नदी, आपसे पूछा जाए कि नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, ठीक है। क्या पूछ लिया जाए कि नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो आप बताएंगे काहिरा जो मिस्र में है, ठीक है। नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? काहिरा, ठीक है। उसके बाद में एक लाहौर, ये छोड़ दीजिए। बोन कौन सी नदी के किनारे बसा है? बोन जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? बोन है नगर का नाम, और बोन जो है वो जर्मनी में है। ध्यान में रखिएगा, बोन कहां पे है? जर्मनी में। और ये जो है ये राइन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? राइन नदी, ठीक है। पहले हम बो देते हैं कुछ बातें, कड़वी बातें बो देते हैं, फिर क्या करते हैं? रोते हैं। राइन क्या कर देते हैं? रो लेते हैं। तो राइन रा से रोना, ठीक है। कुछ कड़वी बातें बोकर क्या करता है? इंसान रोता है। तो बोन यानी राइन नदी। उसके बाद में नेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बगदाद, ठीक है। बगदाद जो है वो है टाइग्रिस नदी के किनारे। बगदाद वैसे है कहां पे? बगदाद है इराक में। कहां पे है? इराक में। और ये है टाइग्रिस नदी में। तो आप बोलेंगे बगदाद का खलीफा था ना, आप याद रख सकते हो, बगदाद का जो खलीफा था वो टाइगर की भांति था। बगदाद का जो खलीफा था वो किसकी भांति था? टाइगर की भांति था, ठीक है। नेक्स्ट है ओटावा।
ओटावा कहाँ पे है? कनाडा में। ओटावा, ओटावा कहाँ पे है? कनाडा में। बस एक दो और है। ओटावा जो इंपॉर्टेंट है, ओटावा जो है वो कहाँ पे है? कनाडा में। और ओटावा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो ओटावा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे जो है वो है ओटावा। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? ओटावा बसा हुआ है। तो ओटावा जो है वो सेंट लॉरेंस, देखिए ओटावा, सेंट हम लगाते हैं ना सेंट, ठीक है। ओटावा जो, ओटावा में क्या याद रखेंगे? ओटावा में सेंट लार से बनता है। किससे बनता है? लार से। ओटावा में सेंट किससे बनता है? लार। तो सेंट लॉरेंस इससे बन जाएगा। ओटावा जो है कनाडा में है, जो सेंट लॉरेंस। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट है हंगरी में, हंगरी, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी। और बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी में है, ठीक है। डेन्यूब नदी। बुडापेस्ट कहाँ पे है? मतलब बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे पे, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों के किनारे बसे नगर। तो आज के लिए इतना ही। ये सारा का सारा जो पार्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के लिए आप इतना ही करेंगे। और सुनिएगा, वो अनअकैडमी पे जरूर जाके फॉलो कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है आपने, उसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें करवा रखी है वहां पर। मैंने आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जाके जरूर देखिएगा वहां पे, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैंने आपको बता ही दिया कि आप कंचन रानी के नाम से वहां जाकर आप मेरे को सर्च कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे कल से।